860 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैप्टर है। इसकी वेटेज होती है 10 to 15 मार्क्स की। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आजकल के दौर में कम्युनिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। जैसे कि पुराने वक्तों में फ़र्ज़ करें कंपनी ने कोई लेटर अगर भेजना है दूसरी कंपनी को, फ़िज़िकली डाक के थ्रू भेजा जाता था, वक्त ज़्यादा लगता था, इम्कान भी होता था कि वो डाक रिसीव होती है नहीं रिसीव होती। और एक मसला और होता था, हमें ये नहीं पता होता था कि सामने हमारी डाक अगर रिसीव हो भी गई है उसको ठीक तरीके से पढ़ लिया गया, समझ लिया गया या नहीं समझा गया। आजकल के दौर में आसानी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे हो गए इसमें? रेलिवेंट रिसोर्स से एक वैलिड ईमेल आईडी से अगर ईमेल पहुंचती है, सही है ना, तो एक ऑथेंटिसिटी हो गई। मतलब कि कंपनी की तरफ से ईमेल आईडी यूज़ करते हुए एक ईमेल अगर रिसीव हुई, फ़र्ज़ करें @hbl.com, सही है, और फ़र्ज़ करें फ़हद नाम है एम्प्लॉई का, मेरे इनबॉक्स में एक ईमेल आती है fahad@hbl.com, क्योंकि इसका जो कह लेंगे जो इसकी वेबसाइट है या जो इसका ईमेल का लिंक है वो जस्टिफाई कर रहा है कि ये ऑथेंटिक ईमेल होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर फ़हद ने अपने पर्सनल आईडी से ईमेल की है fahad@gmail.com, तो इसकी वैलिडिटी में थोड़े से इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि फिर हम इसको कहें कि ये ऑफिशियल ईमेल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि ऑफिशियल ईमेल के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज पता हैं। फ़हद नाम के HBL में मौजूद हैं, तो एक और फोरम है लिंक्डइन फोरम, यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि फ़हद साहब HBL में काम करते हैं और फ़हद साहब ने सूट में एक अच्छी सी DP लगाई होगी इसमें। इसके अलावा फेसबुक पे भी आप सर्च करेंगे तो कमो बेश इंसान मिल जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी हालत में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जस्टिफाई करने के लिए जो वैलिड ईमेल आप समझेंगे कि ऑफिशियल ईमेल है, कैसे पता चलेगी आपको? वो आपको पता चलेगी कि ईमेल आईडी जस्टिफाई कर रही है कि ऑफिशियल है या ऑफिशियल नहीं है। टाइम गैप देखें, डाक के ज़रिए से लेटर टाइप होता 1 दिन लगता, डाक के ज़रिए से भिजवाना है कराची के अंदर 1 दिन लगेगा, रिसीव हो जाता है पढ़ने में 1 या 2 दिन और हो सकते। ये कितने दिन होगा? 4 दिन का रिस्पॉन्स में भी फ़र्ज़ करें 1 दिन उन्होंने तैयारी की, लेटर वगैरह लिखा, फिर उसको आगे से अप्रूव करवाया, अब कितने दिन लग गए? 4 दिन दोबारा। और यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये लेटर 4 दिन में अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर पाया या नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात कि पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्लाई आ सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? 4 दिन मुकम्मल गुजारे गए, उसके बाद जो जवाब आ रहा है वो आ गया नेगेटिव रिप्लाई। हमारे दिन कितने ज़्यादा हुए? 4 दिन और 4 दिन, टोटल 8 दिन हमें माइनस में चलेगा। इसका मतलब है 8 दिन हमारे बहुत ख़राब गुजरे। हमने इंतज़ार किया कि लेटर का क्या हमारे हिसाब से जवाब आएगा और 8 दिन के बाद जवाब आता है। फिर और इशूज़ और क्या आ सकते हैं? लीकेज का इशू आता है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। पुराने वक्तों में जब डाक के ज़रिए से भेजे जाते थे लेटर्स, तो उसमें कभी गुम भी सकता था। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लिफाफे उस तरीके से नहीं मिलेंगे, सील तो थोड़े से ओपन लिफाफे भी होते थे, कोई पढ़ भी सकता था, सही है, तो इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस थे। अब जब आपको ईमेल रिसीव हुई तो आपने अपने ईमेल के लिए पहले लॉगिन आईडी आपका था और पासवर्ड भी आपका था। तो लॉगिन एंड पासवर्ड के थ्रू हमने एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट, मतलब अपने हिसाब से पहले हमने डेटा एनक्रिप्ट किया और डीक्रिप्ट किया। हमने पहले एक आइडिया को रिसीव किया और उस आइडिया को फिर हमने उस आइडिया से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मीट किया होगा। और मेरे अलावा कोई और इस ईमेल आईडी की लॉगिन और पासवर्ड को नहीं जानता। इसका मतलब क्या कि सिर्फ फ़हद की ईमेल फ़र्ज़ करें कि हमारे पास आ रही है और मेरा नाम अगर अहमद है, तो अहमद साहब के पास जो फ़हद की ईमेल जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन एक्सेस कर रहे होंगे? सिर्फ़ और सिर्फ अहमद एक्सेस कर रहे होंगे। ईमेल में फ़हद के पास हो सकता है फीचर भी हो कि जब ईमेल पढ़ ली जाए तो फ़हद को एक नोटिफिकेशन चली जाए।
अच्छा, और फ़हद इसका रिमाइंडर ईमेल भी भेज सकते हैं, 2 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आता एक रिमाइंडर ईमेल भी भेज सकते हैं। और फ़हद इसके अलावा सिर्फ ईमेल नहीं भेज सकते बल्कि फ़ोन कॉल या एसएमएस के थ्रू या ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर पे बता सकते हैं सामने वाली कंपनी को कि हमारी तरफ से ईमेल आई भी, आप रिस्पॉन्स दें। ठीक है, अच्छा जी। मज़ीद बात आसानी और क्या है कि आपको पेपर की सेविंग हो जाती है। हो सकता है कि आपको पेपर को प्रिंट करना भी ज़रूरी हो और ना करना भी ज़रूरी हो। इसका मतलब प्रिंटिंग हो भी सकती है और ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन होता है एक आपके ईमेल्स पे, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि रोज़ाना की क्या ईमेल्स आ रही हैं। यह आईटी डिपार्टमेंट का काम है कि वो ट्रैफिक देखता है, ईमेल ट्रैफिक कहाँ से कौन कौन सी ईमेल्स आई हैं, तो उनके पास एक रिकॉर्ड होता है। फिर डाक तो उसकी तारीखें आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब मैंने एक लेटर लिखा 10 अगस्त को, मैं पोस्ट करने आज खड़ा हुआ 16 या 17 अगस्त को, जब मैं अगर डाक के लिए भेज रहा हूँ आगे तो फिर वो 17 अगस्त मेरे पास लेटर में आ रहा है 10 अगस्त। कल को मैं अपने कस्टमर से लड़ रहा हूँ कि मैंने 10 अगस्त को आपको लेटर लिखा था और आप जवाब लेट दे रहे हैं, जबकि इसमें क्या चेंजेस किए, इसमें चेंज ये किए कि मैंने 17 अगस्त को पोस्ट किया है। इसका मतलब मैं ऑलरेडी अपनी तरफ से लेट कर रहा था, जबकि ईमेल में उसी दिन आप ईमेल टाइप करें, उसी दिन आप लोग ईमेल सेंड करें, उसी दिन रिसीव भी हो जाएगी। फ़वाइद देख लेते हैं पेज नंबर 62 पे। अब आप देख रहे हैं कंपैरिजन ओल्ड स्कूल, ओल्ड बिजनेसेस और न्यू बिजनेसेस। सही है, एक एक करके सब लोग बताएंगे। पेज नंबर 62 पे, पेज नंबर 62 पे एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें मज़ीद बात सिर्फ ईमेल की बात नहीं है, ईमेल के अलावा एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा जैसे एटीएम मशीन है, पुराने बैंक्स जाके आप लाइन लगाएं, आपका नंबर आएगा, आप चेक उनको देंगे, फिर वो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद आपको विड्रॉल करवाने देंगे रकम। अब सीधा सीधा एटीएम। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग, आप ईमेल के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू अपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आसानियाँ आ गई हैं ना। तो पेज नंबर 62 पे हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसका हम कंपैरिजन करेंगे कि ओल्ड स्कूल बिजनेस या पुराने वक्तों के बिजनेस से मॉडर्न बिजनेस में क्या फ़र्क आया थ्रू अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सही है, तो नंबर 1 है स्पीडी। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, सब लोग एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं है बताना स्पीडी के बारे में। सबसे पहले आप बता दें, नाम बताइएगा। इकरा बताइए, स्पीडी कैसे स्पीडी हो सकता है? बिल्कुल, बाकी के लोग मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से। दूसरी बात लेस कॉस्ट। कैसे लेस कॉस्ट आप बताएं, नाम बताएं पहले जी, बताइए। पोस्ट के पैसे, इसके अलावा ठीक है, और थर्ड रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस क्विकली। तमाम के तमाम लोग जो सेकंड पॉइंट डिस्क्राइब किया गया स्टूडेंट की तरफ से एग्री करते हैं इसको? अच्छा जी, जो एग्री करते हैं, जी किसने बोला ज़ोर से? किसी एक ने तो जी बोला है ना। चलें, ज़िशान बता रहे हैं थर्ड रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस क्विकली। जी ज़िशान, क्यों, कैसे आ सकते हैं? हाँ, ओके। पुराने वक्तों में क्या होता था कि रिकॉर्ड रूम्स होते थे, वहाँ फाइल्स की फाइल्स लगी हुई हैं। आपने जाके डेटा आज उठाना है 2009 का, फ़र्ज़ करें 2009 का डेटा सर्च करने में मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड रूम में जाना पड़ेगा। उसमें एयर वाइज रैक्स लगे हुए होते हैं। कभी आप लोग कराची यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम गए हैं जहाँ मार्कशीट्स रखी होती हैं? कभी रीचेकिंग का वास्ता किसी का पड़ा हो? इंटर बोर्ड कभी कोई गए हो? इंटर बोर्ड के इंटर सर्टिफिकेट किस किसने निकलवा लिए हैं? जब अभी जाएंगे आप लोग तो आपके पुराने रिकॉर्ड में से वो निकाल के लाएंगे, 2 से 3 दिन उनको लगेंगे। तो रिकॉर्ड रूम में क्या होता है, आपके एयर वाइज अलग से हर अलग कैटेगरी का रिकॉर्ड अलग अलग रखा होता है। मैनुअली जाके सर्च करेंगे तो फिर आपको एक एक करके पेज पलटना है, उसके बाद आपने ढूंढना है। सही है। जबकि इलेक्ट्रॉनिकली क्या फ़ायदा है, आप सिर्फ नंबर या नेम के थ्रू, उसकी आईडी के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं और आपको फ़ौरन वो रिकॉर्ड मिल जाएगा विदिन सेकेंड्स, और गलती भी नहीं होगी। सही है ना। जैसे ज़ीशान अहमद और ज़ीशान अली फ़र्ज़ करें 2 लोग हैं,
सही है ना। अब ज़ीशान हो सकता है कि मैंने जूनियर को कहा यार रिकॉर्ड रूम में जाके रिकॉर्ड लिया, वो गलती में इतना टाइम लगाने के बावजूद हो सकता है कि वो रिकॉर्ड ही गलत लेकर आ जाए। तो एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो जाती है और कम टाइम में विद इन सेकेंड्स आप सर्च कर सकते हैं। 4 ईजी टू सर्च जी जी फाद ईजी टू सर्च कैसे, इसके अलावा भी कुछ बता दें। रिकॉर्ड से हट के बताएं ना, इजी टू सर्च में और क्या ले सकते हैं, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, इसके अलावा जी आप बताएं। ज़बरदस्त, जैसे फ़र्ज़ करें कि फूड कोई कंपनी है तो फूड कंपनी के पास पहले सिर्फ और सिर्फ रेसिपी चेक कर रहे होते होंगे, बना के सक्सेसफुल हो जाती होगी तो ठीक है। अब क्या आजकल के दौर में क्या है, इजी टू सर्च में सिर्फ आपका रिकॉर्ड नहीं बल्कि ओवरऑल आप कंपेटिटर के बारे में या दूसरों के बारे में भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। सर्चिंग पोर्टल्स में आपके पास क्या क्या है, मेनली गूगल, और अगर वीडियोज़ के थ्रू सर्च करना है तो यूट्यूब। सही है। 4th के बाद तमाम लोग एग्री करते हैं इससे। 5 यूज़र फ्रेंडली, जी आप बताएं, नाम बताइए। सना बताएं यूज़र फ्रेंडली कैसे। मतलब पहले के इतने मतलब हम इतना मिलना जुलना नहीं होता था, मतलब बच्चे से इतना कांटेक्ट नहीं होते थे, सोशल ऐप से हर कोई से हम फ्रेंड नहीं होता, बात कर सकते। ठीक है। और अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस यूज़र फ्रेंडली होती है, कैसे हो सकती है यूज़र फ्रेंडली। जो एप्लीकेशन होती है, आप लोगों ने याहू को एक्सेस किया हुआ है, जीमेल को एक्सेस किया हुआ है आप लोगों ने, अच्छा, और हॉटमेल को भी एक्सेस किया हुआ हो सकता है। ये 2 से 3 पुराने पोर्टल्स हैं ईमेल के, ठीक है। करंटली जीमेल चलता है ज़्यादातर। अच्छा, क्या आपको ये दिखता है कि ईज़ी टू लर्न या ईज़ी यूज़र फ्रेंडली, यूज़र के लिए आसानी, ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं इन तमाम ईमेल्स में। सही है। इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि कैमरास की बात कर लेते हैं ना, तकरीबन हर कैमरा ऐप में एक तरीके के फ़ीचर्स होते हैं, थोड़े बहुत क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है, फ़ीचर्स तकरीबन एक तरीके के होते हैं। यूज़र फ्रेंडली का मतलब है हर शख्स के लिए आसानी है इस्तेमाल करना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आपने अपनी वेबसाइट में मेंशन कर लिया कि जॉब के लिए आप अप्लाई करें फ़लाँ ईमेल आईडी पे, तो क्योंकि आपने मेंशन कर दिया, वो वेबसाइट पे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन रखी। सही है। कंपनी ने पहले सिर्फ अपना एड्रेस लिखा होता था वेबसाइट पे, अब कंपनी वेबसाइट के साथ पिन करती है अपनी लोकेशन, तो जीमेल में आपने या गूगल मैप में जाके उसकी लोकेशन भी फॉलो कर सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। यूज़र फ्रेंडली, हर यूज़र के लिए आसानी हो गई। पुराने वक्तों का इमेजिन करें, 90s की बात, आप लोग तो पता नहीं थे, छोटे होंगे उस टाइम या होंगे भी नहीं, बहुत सारे लोग तो मना कर देंगे, मैं तो नहीं था। तो 90s में क्या होता था, पुराने वक्तों की बात बता रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, कि सिर्फ लैंडलाइन नंबर्स हैं, बारिश हो गई, हालात ख़राब हो गए, आपके फ़ोन का पता नहीं है कि वो चलेगा नहीं चलेगा। और आजकल भी PTCL का मेरा ख्याल है यही हाल है, पहले से बेहतर सर्विस हो गई है। उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने किसी कंपनी को विज़िट करना है, कंपनी को विज़िट करना है, थोड़े हालात ख़राब हैं या पानी भर गया और फ़ोन की लाइन कट गई, अच्छा, उनकी कंपनी ने वहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया कहीं और, किसी और लोकेशन पर। तो यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली मामला नहीं था, यहाँ यूज़र को बहुत सारी दुश्वारियों के बाद पहुँचना पड़ेगा। सही है। पुराने वक्तों में, नए वक्तों में कितनी आसानी है कि आपने व्हाट्सएप अलग कर दिया, आपने ऑफिशियल कॉल अलग कर दी, आपके पास लोकेशन मौजूद है, तो आप टाइम से पहुंच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फिर भी क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना रेडी रखते हैं कि इस वजह से लेट हुआ। 6 लेस स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड, आप बता दें। ठीक है। ओके। तो रिकॉर्ड रूम्स होते थे, वो 2 से 3 बड़े बड़े रूम्स हैं, वहाँ पे फाइल्स लगी हुई है, रैक्स बने हुए, एयर वाइज सर्च करना पड़ेगा उसमें से भी। और आप ये सारा का सारा काम एक हार्ड ड्राइव में या एक USB में कर सकते हैं आजकल के लोग, मोबाइल में भी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल में अगर रखेंगे तो उसका बैकअप डेटा कहीं ना कहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड के लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर आप रिकॉर्ड रख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो आपके पास कहीं ना कहीं उसका बैकअप होना चाहिए, सर्वर का भी बैकअप होना चाहिए। सही है। अच्छा जी, 6 से मुत्तफ़िक हैं जैसा कि बताया गया। 7 पे आ जाते हैं, ईज़ी टू अपडेट डेटाबेसेस। आपने कोई सी भी कटिंग या एडिटिंग करनी है पुराने वक्तों में जाके, आप पेन की एक तो राइटिंग पहले समझेंगे, यार पहले मेरे से पहले एम्प्लॉय जो था उसने किस तरीके से लिखा है, समझने में एक वक्त लगेगा। फिर आप उसको कट करके या तो डॉक्यूमेंट के अंदर आप कटिंग कर देंगे तो डॉक्यूमेंट की कह लें कि जो तकद्दुस पमाल हो गया, डॉक्यूमेंट बेकार हो गया, बिल्कुल बुरा लगने लगता है। अगर कटिंग मैनुअली की हो तो क्या आप दोबारा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा ना।
और आजकल के दौर में क्या आपने सर्च एंड फाइंड किया, उसके बाद अगर आपके पास एक्सेस है मॉडिफाई करने की, आपने मॉडिफाई किया और आपका डॉक्यूमेंट दोबारा से बेहतर हो जाता है और आपको कहीं कटिंग वगैरह नहीं दिख रही होती। सही है, तो ये है ईजी टू अपडेट डेटाबेसेस। अकाउंट्स की बात करें, आप लोग अकाउंट्स में एक एंट्री गलत करेंगे ना, मैनुअली काम कर रहे हैं ना, अभी तो अभी आप कंप्यूटर पे नहीं गए होंगे अकाउंट्स में, मैनुअली आपने एक एंट्री गलत कर दी है, वो एंट्री का इफेक्ट अगर पीएनएल पे जा रहा है या बैलेंस शीट पे जा रहा है, वहाँ की फुटिंग चेंज होगी, एक नंबर आगे पीछे हो जाता है ना। पहले उसके आप वर्किंग में चेंज करेंगे, फिर उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या जा रहा है वहाँ पे चेंज करेंगे, उससे फिर टोटलिंग फर्स्ट करें, सिर्फ करंट एसेट का फ़र्क आ रहा है ना, करंट एसेट की वर्किंग हिलेगी, उसके बाद फिर आप करंट एसेट में जाके उसकी जो नंबर की मतलब उस पर्टिकुलर की जो करंट एसेट की टोटल अमाउंट है वो हिलेगी, उसके बाद करंट एसेट्स का टोटल हिलेगा, करंट एसेट्स का टोटल के बाद फुटिंग हिलेगी आखिर में जो फुटिंग बनती है, और जो एसेट्स की फुटिंग बनती है वही लायबिलिटीज़ की फुटिंग होनी चाहिए। तो कितनी जगह सिर्फ एक गलती की वजह से आप 6 से 7 जगहों पे आप लोगों को रिमोट चलाना पड़ेगा, एक गलती भी अकाउंट में मायने रखती है ना, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि अगर कंप्यूटर में ये काम कर रहे हैं तो सारे लिंक्स आपके पास पहले से लगे होते हैं, आपने एक फिगर चेंज किया और ऑटो अपडेट हो जाता सबका सब। 8 स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, जी इसके बारे में कुछ बता दें। और काम को बेहतर तरीके से समझना और सीखना और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। एक फ़ाइल बनेगी तो बनेगी, चाहे मैं आऊँ, चाहे अगला वर्कर आए, चाहे उसके अगला वर्कर आए। अच्छा, और राइटिंग स्टाइल भी, क्योंकि यहाँ पे तो आपने अब राइटिंग तो करनी नहीं है, आप तो अब डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और वो सब का सब सॉफ्ट कॉपी में बना रहे हैं, राइटिंग का फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास रूल्स होते हैं कि आपने कौन कौन सी फाइल्स मेंटेन करनी है। तो पहले के हिसाब से, जैसे पहले की बात करेंगे, पहले के रिकॉर्ड्स होते थे वो हर बंदा अपने हिसाब से अलग बना रहा होता था, और आज के हिसाब से क्या है कि स्टैंडर्ड हमें पता होते हैं कि हमें कौन कौन सी फाइल मेंटेन करनी है, हमारे पास कहाँ डॉक्यूमेंट सेव हो रहे होंगे, 2018 में हमारे पास क्या क्या फाइल्स मौजूद थी, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, वर्क ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। 9 ईजी टू कॉन्टैक्ट, कैसे, उसके अलावा सोशल ऐप्स के थ्रू, और ईजी टू कॉन्टैक्ट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आप ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप चाहे ईमेल आईडी पे आप वो कोई ईमेल भेज सकते हैं, सही है। इसके अलावा ऑफिशियल आप कॉल कर लेंगे लैंडलाइन नंबर पे। इसके अलावा कॉलिंग में आसानी, आप कराची से पहले लाहौर बात करते थे, महंगी पड़ती थी, अब कराची से लाहौर आप मोबाइल नंबर पर बात करें स्टैंडर्ड चार्ज देते हैं, सही है। कराची से आप कनाडा बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्ज देते हैं, तकरीबन फ्री है, क्योंकि स्काइप जूम वगैरह अब आ गए हैं, वो इतना चार्ज करते नहीं है, ठीक है। 9 ईजी टू कॉन्टैक्ट हो गया। 10 है एक्यूरेसी। कैसे एक्यूरेसी भाई? मैनुअली तो कोई काम हो नहीं रहा, लेकिन हम भी तो करते हैं। ज़बरदस्त। नाम बताइएगा, आप अपना नाम बताएं। नबी, हाँ ठीक है। बाकी लोग मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? कोई और एग्जांपल भी दे दें, शाबाश। कैसे और एक्यूरेसी कैसे ला सकते हैं? एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका जो काम है वो बेहतर तरीके से अंजाम पा गया और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं। और एक्यूरेसी कैसे ला सकते हैं? एक्यूरेटली मेंटेन कर रहा हूँ। स्पेल चेकर के थ्रू आपकी स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली करेक्ट होती जाएंगी। ऑटो सेविंग के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट ऑटो सेव होते चले जाएगा। लाइट चली जाएगी ना तो आपका जो भी रिकॉर्ड है ना वो लास्ट सेकंड तक मेंटेन हो जाता है, और MS वर्ड में आप दोबारा जाते हैं तो वो कहता है कि आपका जो लास्ट अनसेव डेटा पड़ा हुआ है उसको आप रिकवर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और इससे पहले 2003 ऑफिस या 97 MS ऑफिस जो था उसमें ऐसा फीचर नहीं था। लाइट चली गई, आपका डॉक्यूमेंट जितना भी बना हुआ था वो ज़ाया हो गया, और उन दिनों लाइट भी बहुत जाती थी बगैर बताए, अभी बता के जाती है सिर्फ, ये फ़र्क है। सही है। 11th इसके बाद 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। आपने किसी फ़र्ज़ करें कि फ़ास्ट फूड का मेन्यू देखना है, रात के 3 बजे हमें भूख लग गई, एकदम से हम उठे और हमने देखा मेन्यू ऑनलाइन जाके। पहले के वक्तों में ऐसा कुछ नहीं होता था और होटल का इंतज़ार करते थे, दुकान खुलेगी कोई 12 बजे 1 बजे, उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये काफ़ी आसानियाँ आ चुकी हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि बेसिक्स तकरीबन सेम रहेगी, सही है ना। ATM कार्ड, ATM की मशीन किस किस ने एक्सेस की हुई है? 1 2 बस 3 बस, साथ जाते हैं आप लोग, साथ जाते हैं, देखा करें, समझा करें कि क्या हो रहा है दुनिया में। ATM की मशीन, अच्छा तकरीबन हर एक की एप्लीकेशन करीब करीब होगी, सब में करीब करीब मेन्यू आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या कि ओवरऑल जो आप कह लें कि आउटलाइन बनी हुई है ना,
वो फ़ीचर तमाम के तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग कंपनीज़ में वही फ़ीचर्स को फॉलो किया जा रहा होगा। सही है। सोशल मीडिया, जितने लोग ग्लासेस लगाते हैं, पहले के वक्तों में पता नहीं आप उस टाइम, तो अब आप कहते हैं कि आप लोग नहीं होते होंगे उस टाइम पे, पहले के वक्तों में मैनुअली वो चेक करते थे एक एक ग्लास लगा के कि आपके आई साइड पे ये सही आ रहा है नहीं आ रहा। अभी भी कुछ जगहों पे होता है, सही है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी उनकी क्या हो जाती है कि वो ऑटोमेटिकली एक सेटअप के थ्रू भी चेक कर रहे होते हैं, कंप्यूटराइज भी चेकिंग कर रहे होते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है कि वो दोनों चीज़ें इक्वेट हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम हो रहा है। जबकि पहले मैनुअली काम होता था, उसमें ये होता था क्या हो सकता है आपका गलत कोई गिलास आ जाए तो ऐसा हो सकता है, क्या हुआ आ जाए, सही है, आ सकते हैं। अच्छा जी, ये तमाम बातें आप लोगों की समझ में आती हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि तमाम की तमाम डिवाइसेस इसमें कवर हो जाती हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे रेडियो, चाहे ईमेल्स हैं, इंटरनेट है। क्योंकि कंप्यूटर बगैर इंटरनेट के भी एक अलग मायने रखता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे डेटाबेसेस बन जाते हैं बगैर इंटरनेट के भी। इंटरनेट के साथ इंटरनेट के फीचर्स भी आ जाते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया क्या, वो फोरम्स जहाँ पे हम यूज़र को ऑनलाइन देख सकते हैं, उससे ऑनलाइन बात कर सकते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं डे टू डे बेसिस पे। ईमेल सोशल मीडिया में नहीं आता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी की फिजिकल एग्जिस्टेंस उस तरीके से नहीं आती जैसे कि इंटरनेट सोशल मीडिया पे आती है। जैसे कि एग्जांपल्स क्या क्या है इसकी, लिंक्डइन और फेसबुक ज़्यादातर जो है वो अनऑफिशियल होती है और लिंक्डइन ऑफिशियल होती है। अच्छा जी, सोशल मीडिया मैनी रिलेटिव इनएक्सपेंसिव एंड widely accessible electronic tools that enable anyone to publish and access information, collaborate on a common effort or build relationship। बहुत सारे पेजेस हैं, हर कोई पेज बना रहा है, किसी के फेसबुक के एक अकाउंट है तो किसी के 4 अकाउंट है, किसी के 6 अकाउंट है, सही है। दूसरी बात, हर कोई एक्सेस कर सकता है, ये वाला आप छोड़ दें कि आप जितनी भी प्राइवेसी लगा लें फिर भी कहीं ना कहीं वो पेज एक्सेस हो सकता है। एक और बात, जो कि डेवलपर्स होते हैं उनके पास हमेशा ये राइट होता है कि वो राइट टू एक्सेस उनके पास हमेशा होता है, कहीं पे भी जाकर किसी भी प्रोफाइल में कुछ भी कर सकते हैं, आपका डेटा कहीं और शेयर कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि बाहर 2-3 साल पहले फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उनसे पूछा गया था अमेरिकन कांग्रेस में कि आप किसी और का डेटा क्यों बेच देते हैं आगे, इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठे थे, सही है ना। इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ एक्सेसिबिलिटी हर कोई कर सकता है, सिर्फ आप नहीं कर सकते, आपके अलावा भी बहुत सारे यूज़र्स हैं। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी होना और एक्सेसिबिलिटी करना दो अलग बातें हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल करता हूँ, ईमेल ट्रैफिक कंट्रोल करता हूँ अपने आईटी डिपार्टमेंट में, मेरे पास एक्सेस है हर ईमेल का, वक्त पड़ने पे मैं वो ईमेल जाके एक्सेस कर लूँगा, लेकिन क्या मैं रोज़ाना की ईमेल देखूंगा, मेरे पास इतना टाइम होगा? नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी ज़रूर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका रिकॉर्ड रोज़ के रोज़ मॉनिटर हो रहा है। जब कभी फाइल खुलेगी, जब आपका कभी मसला आएगा कि उसने फ़लाँ दिन क्या बात की थी, तो फिर वो जाके रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे होंगे। सीसीटीवी कैमराज रोज़ाना बैठ के उसकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो रही होती, ठीक है ना। लेकिन जब कोई इशू होता है, जाते हैं बैकअप्स देखते हैं, उसमें से फिर वो तलाश करते हैं कहाँ पे मसला आया था। सीसीटीवी कैमरा क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है? यस या नहीं आता? किसने नहीं बोला? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? पहले के वक्तों में आपने गार्ड बिठाया और वो गार्ड सोता रहा, और अब के वक्त में क्या है, आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, आपके पास रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन है उसका, सही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बन जाती है। अब आप लोग बात करेंगे सीसीटीवी कैमरा की, वर्बल नॉन वर्बल टॉपिक, इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ सोशल मीडिया, पेज नंबर 62, लास्ट टॉपिक है। सोशल मीडिया के क्या क्या फ़ायदे हैं बिज़नेस में एप्लीकेशन के। नंबर 1, यू गेट टू सी योर टारगेट मार्केट अप क्लोज एंड पर्सनल। तो आजकल के दौर में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम नए से नए लोगों से बात कर सकते हैं, और कस्टमर्स जो कि सिर्फ कराची में नहीं हो, कराची के बाहर हो, वो भी आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और फिर आप उनको डाक करवा सकते हैं, या फिर आप किसी TCS वगैरह के थ्रू उनको ऑर्डर्स भिजवा सकते हैं। तो पुराने वक्तों में हमें पता ही नहीं होता था कि कराची से बाहर भी लोग हमारी चीज़ों को पसंद कर सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। हमें फ़िज़िकली वहाँ पे हमारी अगर कोई ब्रांच नहीं है तो हमें ये सोचना पड़ता था कि हम सिर्फ कराची में बिज़नेस करें या बाहर बिज़नेस करें। तो अब जोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो चुकी है, क्योंकि वर्चुअली आप सिर्फ और सिर्फ कराची में नहीं है, बल्कि कराची के बाहर हर जगह पेजेस आपके एक्सेस हो सकते हैं। तो कस्टमर्स करते हैं दूसरी जगहों से भी ऑर्डर्स, तो आप उसको भी केटर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी ब्रांच नहीं है लाहौर, इस्लामाबाद या गुजरांवाला या फैसलाबाद में, वहाँ से अगर ऑर्डर आया था, तो फिर कराची बेस्ड कंपनी क्या करती है कि वो ऑर्डर डिस्पैच करवा सकती है।
तो वो ऑर्डर टेकअप कर लेते हैं। तो अगर के सोशल मीडिया नहीं होता तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या उनकी मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या हमारे कस्टमर्स वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। सेकेंड है, यू कैन रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पेजेस बहुत सारे बने होते हैं, वहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल पेज पे अगर कोई प्रॉब्लम बता दे कि आपकी प्रोडक्ट में फला मसला है, तो जो यूज़र्स हैं वो दूसरे यूज़र्स भी मुतवज्जा होते हैं इस कंपनी की प्रोडक्ट में मसला है, तो फिर वो भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, और जो प्रॉब्लम रेज़ करता है वो भी कमेंट कर रहे होते हैं। तो कंपनी के ऊपर ये वाजिब है कि फ़ौरी उसका जवाब दें, पॉजिटिव रिप्लाई दे दें, कोशिश करके उनको कंपनसेशन दे दें, कोशिश करके उनको कोई बेहतर सर्विस दे दें, कोशिश करके आप उनकी प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दें। उससे ये होता है कि वो यूज़र भी मुतमईन हो जाता है, और उससे रिलेटेड यूज़र जितने भी वो कमेंट्स को देख रहे होते हैं तो उनको भी नज़र में ये बात आ जाती है कंपनी अपनी बेहतरीन सर्विसेज दे रही है, हर एक से गलती हो सकती है, तो गलती के बाद गलती की तस्हीह करना ये ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो अगर के कंपनी ने सेटिस्फाई कर दिया उस कंज्यूमर को, तो फिर कंपनी की रेपूटेशन बढ़ जाती है और दूसरे लोग जो हैं वो भी उनकी तरफ मुतवज्जा आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, योर कंपटीशन इज़ ट्वीटिंग एंड फेसबुकिंग लाइक क्रेज़ी। तो आजकल के दौर में रोज़ाना की बुनियादों पर कंपनी अपने पेजेस को अपडेट करती है, इन्फॉर्मेशन को अपडेट करती जाती है। फिर कंपनीज़ क्या करती हैं कि अपने मेन्यू कार्ड वगैरह उसको बेहतर तरीके से डिज़ाइन करते हैं, नए से नए एड्स, नए से नए ऑडियोज़, इसको रोज़ के रोज़ बुनियादों पे वो लोग क्या कर रहे होते हैं, रोज़ के रोज़ बुनियादों पे वो लोग इसको अपलोड कर रहे होते हैं, ताकि कस्टमर्स और जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं वो हमारी एक्टिविटी को रोज़ के रोज़ बुनियादों पे देखते रहें और हमसे कनेक्टेड रहें। फोर्थ, पीपल आर रिसेप्टिव टू योर मैसेजेस, और लोग आपकी बातों का जवाब दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कस्टमर ने आपके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन किया ऑनलाइन पेज पे, अब आप कंपनी की तरफ से भी डिफेंड कर रहे हैं और 8 से 10 यूज़र्स दूसरे जो कि आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, हो सकता है कि वो आपके लॉयल कस्टमर हो, तो वो भी आपको डिफेंड करने लग जाएं। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो और दूसरे यूज़र्स के अच्छे एक्सपीरियंसेस आपकी कंपनी के साथ रह चुके हों, तो वो आपकी बिहाफ पे आपको डिफेंड कर रहे होंगे आके। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है सोशल मीडिया का। 5, इट विल गेट यू मोर सेल्स। आजकल के दौर में आप बल्क ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, आप कहीं सब्सक्राइब करवा दें, जैसे कि बात करें फ़ास्ट फूड की, तो अगर आपने सब्सक्राइब करवा दिया फूड पांडा पे अपने फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट को, तो फ़ायदा ये हो जाता है उससे कि आपकी सेल्स जो कि अगर नॉर्मल मैनुअल सेल होती, लोग आके ऑर्डर करते और टेक अवे या डाइनिंग या डिलीवरी इसको वो देख रहे होते, तो उनको फ़िज़िकली एक्सेस करना पड़ता। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि आपकी सेल्स इसलिए भी बढ़ गई कि अगर कोई एक इधर जेल रोड पे कोई रेस्टोरेंट है, तो वो गुलशन तक के ऑर्डर्स ले रहा होता है ऑनलाइन फूड पांडा के थ्रू, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। जोग्राफिकल लोकेशन इसमें कह लें कि पहले के हिसाब से जो एरिया वाइज आप जाके एक्सेस करते थे, आपको टाइम लगता था ट्रैफिक में आना जाना, उससे बेहतर ये है कि आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर आपके पास घर तक आ जाता है। तो आसानी ये हो गई कि आपके सेल्स बढ़ रही हैं। सेल्स कैसे कैसे बढ़ रही हैं, आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिल जाते हैं, आपके दूसरे पोर्टल्स पे अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो उनकी तरफ से भी ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। 6 नंबर, यू विल फाइंड कस्टमर्स यू डिडंट नो एग्जिस्टेड। आपको पता नहीं था कि कौन से कस्टमर कहाँ पे मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई कस्टमर ऐसे हैं जो कि कराची के किसी दूसरे एरिया में, अच्छा हम लोग अपना जो बिज़नेस कर रहे थे छोटे लेवल का था, तो छोटे लेवल का बिज़नेस फ़र्ज़ करें कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, तो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप सिर्फ सदर में है। अब कस्टमर कहीं हब रिवर रोड पे कहीं रहता है, उसको तो पता ही नहीं था कि सदर में भी कोई ऐसी दुकान है जो कि काम करके दे सकती है उसके मोबाइल का, क्योंकि कुछ मोबाइल जैसे ओप्पो मोबाइल है, रेडमी मोबाइल, ये तमाम मोबाइल ऐसे हैं जिनके पार्ट्स मिलना मुश्किल होते हैं। तो इसके जो रिपेयर सेंटर्स हैं वहाँ पे भी कभी कभी काम उस तरीके से नहीं हो पाता, तो कुछ एक्सपर्ट्स इसका काम कर सकते हैं। अब हब रिवर रोड पे हमें पता नहीं था कि नॉर्मल सिनेरियो में कोई हमें हब रिवर रोड से हमें कस्टमर ला के देगा। लेकिन क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा ये है कि एक ग्रुप में फ़र्ज़ करें मोबाइल रिपेयर्स की इन्फॉर्मेशन दूसरे ग्रुप में किसी ने फॉरवर्ड की, दूसरे से तीसरे में फॉरवर्ड की, और इन दी एंड जिस शख्स के साथ मसला था इत्तेफाक से उसको अगर किसी का नंबर मिल जाता है और वो उसके सूरत हाल को बेहतर कर सकता है या उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है सोशल मीडिया का कि हमें वो कस्टमर भी पता चल जाते हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमसे दूर थे या हमारे माइंड में भी नहीं थे कि ये भी हमारे कस्टमर हो सकते हैं। 7, कस्टमर्स यू डिडंट नो एग्जिस्टेड विल फाइंड एंड बाय फ्रॉम यू, और वो कस्टमर्स खुद आपको ढूंढेंगे और ख़ुद ऑर्डर प्लेस करेंगे। नॉर्मली सेल्स एक्टिविटी होती है कि सेलर कस्टमर को ढूंढता है और उसको सेल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर सेलर को ढूंढता है जाके
और फिर उसको ऑर्डर प्लेस करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों साइड से बात चल पड़ती है। कस्टमर्स सेलर को ढूंढ रहे होते हैं, सेलर बायर को ढूंढ रहे होते हैं, या कस्टमर्स को ढूंढ रहे होते हैं। इट्स फ्री। इट्स फ्री का मतलब है कि तकरीबन हम लोग फ्री कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। नॉर्मल सरकमस्टांसेस में हमें पैम्फलेट्स छपवाने पड़ते थे, नॉर्मल सरकमस्टांसेस में हमें लेटर्स को डिस्पैच करवाना पड़ता था, कॉल करते थे तो कॉल महंगी पड़ती थी। आजकल के दौर में हर चीज़ बहुत आसानी से मिल सकती है और बहुत कम टाइम में हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। 9, द सोशल मीडिया मार्केटिंग एरिना इज़ अ फेयरली लेवल प्लेइंग फील्ड। सबके सब लोग एक फ़ोरम पे अपने पेजेस को बना सकते हैं और उनसे उतना ही चार्ज लिया जाएगा जो कि दूसरे लोगों से लिया जा रहा है। जबकि मैनुअली आप देखें कि अगर किसी की लोकेशन आप बात करेंगे, किसी की लोकेशन के बारे में, बिज़नेस के बारे में, तो एक मार्केट है। मार्केट के अंदर फ़र्ज़ करेंगे 10 सेलर्स हैं। 10 सेलर्स में से अगर कोई 11वां सेलर आना चाहेगा तो वो 10 सेलर मिला के स्ट्रेटजी ये बनाएंगे कि 11वां सेलर उस मार्केट में ना आए और मार्केट ख़राब ना करे। जबकि ऑनलाइन में ऐसा कोई इशू नहीं है। आप सब्सक्राइब करवा दें किसी भी पोर्टल पे, तो वहाँ पे जितनी फ़ीस दूसरे लोगों से चार्ज की जा रही है, आपसे भी उतनी चार्ज की जाएगी। जिस तरीके से दूसरों के सर्च रिज़ल्ट में उनकी कंपनीज़ ऊपर आ जाती हैं, ऐसी आपके सर्च रिज़ल्ट में आपकी कंपनी भी ऊपर आ रही होगी। तो प्रोडक्ट के हिसाब से वो फेयरली एंड न्यूट्रली ऑनलाइन जाके ऑनलाइन डेटाबेसेस खुद से आपको सर्च लिस्ट में ले आती हैं, तो उससे फ़ायदा हो जाता है। इसका मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबको एक बराबर हकूक़ हासिल होते हैं। इसके बाद 63 पेज नंबर पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, द कन्वर्सेशन प्रिज्म। कन्वर्सेशन प्रिज्म आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि आपको सोशल मीडिया को समझना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उसको समझने के लिए बेहतर ये कन्वर्सेशन मीडियम, ये कन्वर्सेशन प्रिज्म आप समझ के देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ओवरऑल कितना ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है बिजनेसेस को। तो इसमें आप बीच में पिरामिड देख रहे हैं। पिरामिड जो बना हुआ है इसमें फर्स्ट ट्रायंगल पे लिखा है लिसनिंग, सेकंड पे लिखा है लर्निंग और थर्ड पे लिखा है अडॉप्टिंग। वक्त के साथ साथ कंपनी को चाहिए दूसरों की बातें सुने समझे और फिर उसको अप्लाई करें। सही है। इसका मतलब क्या, कोई ख़ास पोर्टल है अगर वहाँ पे आपने सब्सक्राइब करना है तो दूसरी कंपनीज भी ये काम कर रही हैं तो आपने भी ये काम करना है। न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो 2 से 3 न्यूज़ चैनल्स क्या करते थे कि लाइव वीडियो दिखा रहे होते थे अपने न्यूज़ चैनल, लेकिन कुछ और चैनल्स ने काम शुरू किया कि लाइव वीडियो के साथ साथ सीख बार को पीछे तक ले गए और उनके पास 24 घंटे की रिकॉर्डिंग हर वक्त मौजूद है। इसका मतलब कि अभी रन टाइम पे जो लाइव सेशन चल रहा है उससे पीछे सीख बार ले आके आप 3 घंटे 4 घंटे पहले की अपडेट भी देख सकते हैं। तो फ़ायदा ये हो जाता है कि आप फौरी चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि न्यूज़ चैनल्स की एग्जांपल दी गई, तो उनके पास 24 आवर्स का भी रिकॉर्ड है। अब ट्रांसमिशन अगर मिस होती है किसी व्यूअर से, तो वो ट्रांसमिशन के उस पोर्शन पे जाके, मतलब लाइव सेशन से हटते हुए सीख बार पीछे लेके जाएंगे। 3 घंटे पहले ही ट्रांसमिशन देखनी है, आप 3 घंटे पहले तक ले जाएँ और वहाँ से फिर आप देखना शुरू कर दें। तो बहुत आसानी हो गई है। तो एक चैनल ने ये रिवाइड डाली तो 3 से 4 चैनल ने भी इस पर काम किया। तो लर्न, लिसन, लर्न एंड अडॉप्ट। उन्होंने क्या किया, पहले समझा सोचा, उसके ऊपर बात की और उसके बाद एग्जीक्यूशन की और ये फ़ीचर वो मार्केट में लेकर आया। बहुत सारे फोरम्स यहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि टैग्ड है, जैसे कि गूगल है, जैसे कि ट्विकी है, विकी है। ये तमाम फोरम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप सिर्फ एक फ़ोरम में काम नहीं कर रहे होंगे, आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट होगी। वेबसाइट के अलावा आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए आजकल के दौर के हिसाब से। इसके अलावा फेसबुक होना चाहिए, इसके अलावा लिंक्डइन आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी अगर फोरम्स अवेलेबल हैं तो वो तमाम फोरम्स, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो क्या फ़ोरम अगर चेंज होते हैं, कल को फ़र्ज़ करें यूट्यूब के पैरेलल कोई और फ़ोरम आ जाता है, तो फिर कंपनी को चाहिए कि वो यूट्यूब के अलावा एक और जो पैरेलल फ़ोरम है वहाँ पे भी काम करना शुरू कर दें। ऊपर जो आउटर सर्किल है वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है सोशल मीडिया में। जैसे सोशल नेटवर्किंग सबसे बातचीत रखेंगे, जैसे कि ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉग्स कि आप लोग आर्टिकल्स लिखते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यूज़र्स किन किन बातों को सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर एक आपने आर्टिकल लिख दिया इस कंपनी, या आपने फ़र्ज़ करें कि आजकल के दौर के हिसाब से कितनी ज़्यादा हाइजीन ज़रूरी है फूड के लिए, या सोशल डिस्टेंसिंग कितनी करनी है। ये तमाम चीज़ें आप आर्टिकल लिख के अपनी कंपनी के पेज पे लगा सकते हैं, उससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ठीक है। इसके अलावा क्राउड विज़डम, आपको समझ आया था कौन से लोग किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं और क्राउड किस तरीके की आपकी अपलोडिंग चाहता है या आपके अपलोड्स पे वो किस तरीके से रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं।
इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, कमेंट्स होते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है सोशल मीडिया से। तो फिर आउटर सर्किल में आप पढ़ सकते हैं, ये तमाम काम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और हर कंपनी के अंदर सोशल मीडिया की टीम मौजूद होती है, या कोई 1 से 2 स्टाफ काम कर रहे होते हैं, रोज़ के रोज़ अपग्रेड कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन और मुख्तलिफ फोरम्स पे बता रहे होते हैं कि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है और कस्टमर से कनेक्टेड रहते हैं। इसके साथ ये क्लास ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे। अल्लाह हाफ़िज़।